तो आज क्या करना है ना, आज हमें काफी सारी चीजें करनी है। लेक्चर नंबर 5 आ चुके हैं, हम 5वें लेक्चर पे आ चुके हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा प्रेशर के टर्म्स में जो है कुछ कुछ चीजें आप लोगों से पूछते हैं तो पापा को करनी पड़ेंगी। उसके अलावा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये देखेंगे एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन पूरा नहीं हो पाएगा मे बी आज वाले लेक्चर में, तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे बनते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं, तो आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आरएनएस इक्वेशन। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये दो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जान है केमिकल काइनेटिक्स की, आरएनएस इक्वेशन एंड ये। तो आरएनएस इक्वेशन को हम हल्के में नहीं ले सकते एंड वी विल स्पेंड डिसेंट टाइम ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो आरएनएस इक्वेशन जितना होगा ठीक है, तो वरना अपन लास्ट नेक्स्ट क्लास में इसके फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। और कल क्योंकि अपना क्लास है फ्राइडे का, तो नया कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है संडे में, तो उसी का ही प्रैक्टिस चलेगा। एंड सैटरडे में जो आई गेस मुझे पता तो नहीं, बाकी दिल्ली और एचपी वालों का मे बी नहीं होगा टेस्ट, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ कल आप जो फिटिंग इंडिया से, जैसे आप हो गए, क्या नाम है, शिखा हो गई, और भी कोई है क्या फिटिंग इंडिया से? नहीं, कोमल कल नहीं थी तुम क्लास में? नो मैम। तुम्हारा एनरोलमेंट हो गया? मैंने बोल दिया था। नहीं मैम, मैं कुछ बुक में अभी भी ऐड नहीं कर रही। अच्छा, मैंने तो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों के कल टेस्ट होगा सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव का। प्रैक्टिस टेस्ट बोल दो या रिवीजन टेस्ट बोल दो, तो वो देना है आपको। एंड संडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। वेटेज में तो आई गेस किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, तो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। टीपीपी के क्वेश्चन मैं डाउट सोल्विंग ग्रुप में ही सोल्व करा दूंगी। अगर अपने को यहाँ टाइम मिल जाएगा तो यहाँ सोल्व कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था, इसको सोल्व करना एक बार, कैसे किया था तुम लोगों ने। फ्यूशन दिशा, और किसी का नहीं हुआ था क्या? इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी वैसे? मेरे को समझ में नहीं आई तुम लोगों का क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, क्या था इसमें? देखो, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैम सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये गलत सोच रहे हो। माना कि इजी पेपर आता है, बट हर बार नहीं आएगा ना। इस बार दे दिया 2024 में इजी, 2025 में इजी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 25 में आपका लेवल मॉडरेट रहेगा, इजी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। करो, हैंड रेस करो, जिसने नहीं किया वो यहीं पे ट्राई करो। जो घर पे नहीं करता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, मैं तो थक गई हूँ आप लोगों को बोल बोल के कर लो, बट जो घर पे नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे तो एटलीस्ट कर लो ना। हाँ पीयूष, बता बेटा। मैम इसका आंसर ऑप्शन ए आया था 45 मिनट। मैम इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में वो एट टाइम टी वाली कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले क्या निकाला था तुमने? मैम पहले मैंने T1 निकाल लिया। T1 मतलब जो 60% कंप्लीट हो गया है, मतलब 40 हमारे पास बचा होगा 80। T1 या के निकाला? टाइम तो ऑलरेडी गिवन है ना। यस मैम, मैंने पर वो कर लिया, एक बार मैंने कंपेयर कर लिया, दो इक्वेशन बना ली और फिर मैंने उसे डिवाइड अच्छा, कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो देखो, वैसे तो आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। रुक जाओ यहाँ तक। उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है 60 मिनट में, ठीक है?
तो कैसे करोगे? 60 मिनट्स में कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कितनी परसेंट हो चुकी है? 60%। तो बचा कितना होगा? 40%। तो आप निकालो यहाँ से, के निकाल लोगे 2.303 बाय 60। लोग इनिशियल मान लेते हैं हम 100% था कंसंट्रेशन, 60% रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 40। तो ये कितना बच जाएगा? 10/4। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय 60 log 10। क्या आपने यहाँ तक ऐसे सोल्व किया था क्या? हाथ अपना चलाया था क्या? पेन और नोटबुक को यूज किया था? 2.303 बाय 60 log 10 क्या होता है? 1 होता है। log 4 होता है, अब तो याद भी हो गया होगा तुम्हें, log 2 का स्क्वायर 2 log 2 इतना 0.6। तो 2.303 बाय 60 सॉरी इनटू 0.4, तो ये आपका के आ जाएगा। अब आगे चलो, आगे क्या बोला है उन्होंने? 50% ऑफ द रिएक्शन, सेम रिएक्शन बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आपको क्या निकालना है कि 50% ऑफ सेम रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो क्या करोगे बताओ? मैम मैंने तो पी हाफ वाला फॉर्मूला लगाया था। पी हाफ करके तुमने 0.693 डिवाइडेड बाई ये के की वैल्यू पुट कर दी थी, ऐसा? यस मैम। कितना आ रहा है आंसर? करना है एक बार सारे। मैम ऑप्शन ए आया था। ठीक है, किसका? दिशा तुम्हारा आया था? यस मैम। अच्छा, दिशा का आया था। बाकी एक बार करना है इसको सोल्व, फिर मैं आपको बताऊंगी कि दिशा ने कैसे फॉर्मूला यूज किया। बताओ कितना आ रहा है, करके जल्दी से कैलकुलेटर से करो, नहीं तो इसको 0.7 ले लो, इसको 2.303 को 2.3। अगर कोई बच्चा 2.303 लेता है और 0.693 लेता है तो भूल जाओ, तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब आंसर इन द सेंस बैठे रह जाओगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको स्मार्टली चीजें ना देखनी है। हाँ बताओ भाई कितना आ रहा है? क्या 45 मिनट्स आंसर आ रहा है क्या? इसको सोल्व करने पे क्या 45 मिनट्स आ रहा है क्या? यस मेरे मैम। को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 0.693 इंटू 60, 41.58 आ रहा है, और ये आ जाएगा 2.303 इंटू 0.4। मैं तो एग्जैक्ट ले रही हूँ, बट तुम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो मेरा बेटा, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं होगा। और वैसे भी नीचे वाला देखो 0.9, देखो दिख रहे हो, 1 के आसपास ही बन रहा है, समझ रहे हो? तो 41.58 डिवाइड बाय 0.9212, यस 45 मिनट्स आ रहा है। अब इसमें भी एक पता दिक्कत ये है कि इसमें ना 45 और 40 थोड़ा आसपास दे रखे हैं, समझ रहे हो? तो तुम एक बार 0.693 को 0.7 लेके चलना एंड 2.303 को 2.3 लेके चलना, ठीक है? कहीं पता चले तुम्हारा 40 पॉइंट समथिंग या 41 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, तुम तो फिर 40 लगा के आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। अब किया क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हुआ है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने 60 जो आपसे पूछा है कि 60% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है 60 मिनट्स में, तो मैंने के निकाल लिया। फिर उसने पूछा 50% रिएक्शन कितने में कंप्लीट होगी, मतलब टी हाफ निकालने के लिए बोल रहे हैं ना वो, है ना? तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको नहीं वहां पे दिमाग में आ रहा कि मैम टी हाफ निकालना है, तो टी निकाल लो 2.303 बाय ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, 2.303 इंटू 0.4 ऊपर 60 लोग, मान लो स्टार्टिंग में कितना था? 100 था, अब कितना बच गया? 50। तो ये भी हो जाएगा, बल्कि ये तो और भी ज्यादा मेरे को सिंपल लग रहा है। 60 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.4, यानी कि 60 इंटू 3/4 180/4 करके कर लेना, बल्कि ये ज्यादा कैलकुलेशन इजी पड़ रही है आपने। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है क्या? हाँ ना में तो जवाब दो, पता चला है कि नहीं पता चला क्या किया मैंने? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा पेपर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ, ये मैं करवाऊंगी क्योंकि इसके पीछे एक फॉर्मूला है जो कि अपने नोट्स में लिख लो। आवाज आ रही है ना सबको मेरी क्लियर? हाँ, तो बेटा इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जो मैं आपको लिखवा देती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गई थी, तो आज लिख लो। तभी मैंने होमवर्क में भी दे दिए थे क्वेश्चन, मैंने कहा बाद में डिस्कस कर लूंगी इसको। बेटा देखो, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना पॉइंट रेट दिया हुआ है, ओके, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ठीक है। ओके, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, क्या ये रेट कांस्टेंट है? नहीं, ये रेट कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये दिस इज नॉट रेट कांस्टेंट, दिस इज R1 रेट। पहली गलती तो मत करना। टाइम कितना दिया हुआ है? T1 10 सेकेंड दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है? 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि बेटा इधर सुनना, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है ना, जो मैं के, अगर आप भी के समझ रहे हैं इसको, तो अगर मान लो ये रेट कांस्टेंट होता फिर उसकी यूनिट पर सेकेंड होती ना मेरा बेटा, बट इसकी यूनिट क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। और टाइम 2 क्या है मेरा बेटा? 20 सेकेंड। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि जब टाइम तुम्हारा T1 10 सेकेंड था तो तुम्हारा रेट इतना था रिएक्शन का 0.04। जब तुम्हारा थोड़ा टाइम बीता 20 सेकेंड हुआ तो तुम्हारा रेट कितना हो गया? 0.03 हो गया। ठीक है। हाफ लाइफ निकालना बेटा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो हमें पता ही है 0.693 बाई के से निकलता है, बट हमारे पास के तो है नहीं, यहाँ पे के तो है नहीं, तो इसके लिए हमें के निकालना पड़ेगा। तो के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, जब भी तुम्हें टाइम इंटरवल की बात कर रखी हो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइम इंटरवल की बात कर रखी हो, कितने से इतना टाइम होगा तो रेट इतना हो जाएगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 2.303 बाय T2 माइनस T1। हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन है, बट तुम्हें मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है, log R1 बाय 8। इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखेंगे सारे के सारे बच्चे इस फॉर्मूले को। 2.303 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 log R1 बाय 8। अब T2 माइनस T1 क्या है? 20 माइनस 10 यानी कि 10 log R1 क्या है? 0.04। ये क्या? 0.03। क्या ये सोल्व नहीं हो जाएगा? बताओ। ठीक है, इसको सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ कितने मिनट आ रहा है बेटा? सेकंड्स बताने, आप सेकंड्स में बताने, बताओ। हम्म, log 4/3 कितना होता है? कोई मुझे बताएगा? log 4/3 क्या होता है? कोई मुझे बताएगा log 4/3 को कैसे सोल्व करूं मैं? log 4 माइनस log 3, ये आपका हो जाएगा 0.6, और log 3 कितना होता है मेरा बेटा? वेरी गुड, 0.5 मैंने लिखवाया था। मैंने कहा था log 2 0.3 याद रखना, log 3 0.5 याद रखना, एंड log 5 0.7 याद करना, तो ये 0.1 के आसपास आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ये के आ जाएगा, टी हाफ तुम निकाल सकते हो। इसका आंसर देखना, शायद सी आ रहा होगा। 24 सेकेंड हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. चलो एक बार जल्दी से ना प्लीज इस फॉर्मूले को अपनी फेयर नोटबुक में, जहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं मेरा बेटा, वहां पे आप लिख लीजिए, क्योंकि फिर तो मैं इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है, या मैं एक काम करती हूँ, मैं अलग से लिख ही देती हूँ साइड में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी तुम्हें टाइम इंटरवल दिया हो तो इन दैट केस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2.303 बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है log R1 बाय R2। ये वाला फॉर्मूला जो है तुम याद, एक ही बार आया था ये नीट में 2016 में, एंड यही सेम क्वेश्चन जेई 2024 में अभी रिसेंट शिफ्ट में आया अप्रैल वाली में, मतलब नीट का कॉपी करके उन्होंने डाला है। सेम सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन। नीट में ये एक ही बार आया था। रीजन पता है क्या था इस क्वेश्चन का? सबसे डिफिकल्ट जो पेपर आया था नीट का वो 2016 में हुआ था, मतलब उसमें भी शायद 2015 में कैंसिल कुछ हो गया था, तो रीनीट हुआ था उसमें। तो जितने भी रीनीट वाले नीट वाले पेपर आते हैं वो डिफिकल्ट ही थे। तो नीट 2016 बहुत, मतलब मैं बोलूंगी अब तक का डिफिकल्ट वाला पेपर था केमिस्ट्री का। तो इसीलिए देखो ये वाला तुम्हें देखने को भी मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाला बताओ, ये भी हो गया था कि नहीं हुआ था? ये वाला क्वेश्चन हुआ था बेटा, थर्ड वाला। कोमल आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया था क्या? 0.8/0.6 किया होगा तो गलत आया होगा दक्ष।
जब यस गलत मैम। आया होगा फिर। प्रांची, आकाश, स्माइला किया था क्या? खुशी, भाई किसी ने नहीं किया क्या? मुस्कान, बताओ मेरे को किसने किया था? दिशा ने किया था। आंसर नहीं आया। दिशा, प्रियांशी कैसे किया था मुझे बताओ एक बार। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। दिशा तुम बताओ। मैम मैंने तो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला लगाया था, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80 वाला लगा के मैंने के की वैल्यू निकाली। फिर मैंने 80 क्या है इसमें? दूसरे 80 दिया हुआ है क्या? यस मैम 0.6 दिया है ना। नहीं, ये 80 नहीं है मेरा बेटा। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो, प्रोडक्ट बता रहा है ये। देखो ना, पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी, इतना ये बन रहा है 0.6, तो ए कितना बच गया होगा? 0.2। हाँ 0.2, 0.8 माइनस 0.6, 0.2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा यहाँ से के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको बताना टाइम बताना है। जब 0.9 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस करेगा 0.675, तो वो कैसे हो जाएगा? के आपको ये दिया ही हुआ ऑलरेडी, इंटू 0.6, लोग 0.9 था स्टार्टिंग में, तो ये कितना बच गया होगा? 0.9 माइनस 0.7, 0.9 माइनस 0.675। ये सॉल्व करके आपको निकालना। समझे अब सारे? बेटा क्वेश्चन तो सारे लगाने, नीट का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा। 70% पेपर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है बेटा। ठीक है, तो नहीं छोड़ना। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके बताइए। 0.9 माइनस 0.675 कितना हो रहा है ये? इसको सॉल्व कर लेता फटाफट से। ये आ रहा है 0.225, 0.225। इसका थोड़ा लोग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसमें आपको। आप इसको 0.2 लेके सॉल्व कर लेना। नहीं, इसको आप 0.22 है ना, आप इसको 0.25, 0.323 लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, वरना 0.2 लेके सॉल्व कर लेना, सो दैट आपका आसपास आंसर आ जाए, क्योंकि देखो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है क्या? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा अपना। जवाब दो हाँ या ना, नहीं तो मैं आज आगे नहीं करवाऊंगी जब तक आप बोलोगे नहीं यस मैम कर लेंगे। अभी करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है तुम लोगों का। कुछ बोलते ही नहीं हो क्लास में बेटा। ऐसे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अब 12th का। करो इसको सोल्व, कितना आ रहा है इसका आंसर? मैं बता देती हूँ आपको कितना आएगा। अगर जब आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है ना, इन दैट केस यू कैन यूज कैलकुलेटर, तो आपको पता चल जाएगा आप क्या गलती कर रहे थे। बट अगर आप ये सोचेंगे आंसर नहीं आया चलो मैम को भेजेंगे, तो उससे तो कुछ फायदा होगा ही नहीं मेरा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 आवर। 1 आवर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। मैम मैंने जैसे सॉल्व किया था पहले, मेरा भी आंसर 1 आवर ही आया। अच्छा, वो शायद आंसर आ गया होगा, तुमने 0.6 लिया था 80 को, यस मैम। बट वो अप्रोच गलत है बेटा दिशा, क्योंकि वो यहाँ पे 0.6 बोल रहे हो, इतना भी बना है। अपा 80 क्या लेते हैं? अपा 80 लेते हैं कितना बच गया है। ठीक है, यस मैम। वो आंसर बेशक सही आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अप्रोच वाज रॉन्ग ना। तो यही अप्रोच, इसी अप्रोच से करोगे तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। हेडिंग डालो फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की टर्म्स में हमें कुछ कुछ डेरिवेशन देखनी है जो आपके पेपर में आती है। ओके, अंशिका है, पलक है। ओके, जो बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं या अभी उनको 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, तो बेटा आप अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देखना ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप लोग क्लास मिस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा बीच में ही क्लास छोड़ देते हैं, वो रीजन यही देते हैं कि मैम हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, अभी इतना बैकलॉग भी नहीं है होगा, 2 चैप्टर हुए हैं, स्टार्टिंग से करने लग जाओ, क्योंकि मैंने शायद कल भी बोला था इसके बाद जो इनऑर्गेनिक का हम स्टार्ट करेंगे उसका कोई फिजिकल से लेना देना नहीं होगा, तो तुम आराम से फर्स्ट चैप्टर से अपना बैकलॉग कर सकते हो। एंड गुड न्यूज इज कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि सारा का सारा टाइम उसमें ही देना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, तो तुम आराम से अपना फिजिकल निपटा सकते हो। लेकिन अगर एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई ना, फिर अपना बैकलॉग नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ है क्या चीजें। देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, और मैंने ये गैसियस फेज में लिया है, ध्यान से सुनना, गैसियस फेज में लिया है, तो मान लेते हैं जब मेरा टाइम t0 है तो हमारा जो प्रेशर है लेट से वो कितना है, पीआई है। मान लेते, जैसे हम नहीं मानते इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कितनी ऐसी है, या हम मान लेते हैं हमने क्या माना था कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, मोल की टर्म में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ए मोल है, वैसे ही हमने प्रेशर की टर्म में मान लिया कि हमारा इनिशियल प्रेशर पीआई है। तब ये नहीं, पर कुछ भी नहीं होगा, बी और सी का तो कुछ रहा नहीं होगा प्रेशर, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं टाइम टी पे, तो इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा, वो कितना माइनस हुआ होगा, पीएक्स। तो ये कितना बना होगा, बोलो भाई, अब तो आप बहुत सारा पढ़ चुके हो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के केस में, यही बना होगा, बताओ हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका के क्या आ जाएगा, के का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम, 2.303 बाई टी लोग ए बाई ए माइनस एक्स ही पढ़ते थे। बट अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लोग पी आई बाई पी आई माइनस पी एक्स, हाँ या ना। Yes, ma'am. है ना। यस मैम। तो आपको इसको जो है एक बार के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि इसी को यूज करके मैं आगे के डेरिवेशन इसमें कराऊंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे लिखो केस 1। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि जहां पे आपको बेटा इनिशियल प्रेशर दिया गया हो और टोटल प्रेशर जो हो वो आपको गिवन हो। जहां पे आपको इनिशियल प्रेशर दिया हो और टोटल प्रेशर, ये क्या है, टोटल प्रेशर ये दिया हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकता है, आप मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि नीट वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, बट यस अगर मैं इसको सेमी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में मानूं तो ये सेमी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, अब तुम मुझे बताओ, स्टार्टिंग में अगर मैं टाइम t0 मान लेती हूँ तो मेरा इनिशियल प्रेशर कितना होगा, बताओ पीयूष, कितना होगा इनिशियल प्रेशर। मैम पीआई। तो बोलते क्यों नहीं हो भाई तुम लोग, मेरा वेट करते हो क्या, मैं बोलूं तुम लोगों को बोलो, ये नहीं बना होगा। टाइम टी पे बताओ मेरे को प्रियांशी कितना रह गया होगा, मैम पी आई माइनस पी एक्स। और ये कितना बना होगा, पी एक्स। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टाइम टी बाद कितना प्रेशर रह जाएगा, एक तो जितना ये बन गया px और ये px और ये कितना बचा होगा, तो यानी कि pi माइनस px प्लस px प्लस px, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pt क्या हो जाएगा मेरा बेटा, pi प्लस px। और अगर मेरे को मान लो यहाँ से px की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, pt माइनस pi, हाँ या ना। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें क्या लिखवाया, 2.303 बाई टी लोग पी माइनस पी आई बाई पी माइनस पी एक्स। क्या तुम पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, करो एक बार, कितना आ रहा है, खुद सॉल्व करो। ये आ रहा होगा तुम लोगों का पी आई बाई 2 पी आई माइनस 50, क्या यही आ रहा है क्या,
Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पहला केस है। पहला केस का मतलब क्या, और बेटा ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मैम हमें पेपर में कोई इक्वेशन मिल के आएगी तो हम ये याद करके लिख देंगे। मैं इसमें हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप डिराइव करेंगे, देन आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ये आपको याद नहीं करना, क्योंकि मान लो वो किसी में आपको 2c दे देगा, किसी में वो आपको 2b दे देगा, किसी में वो आपको 2a दे देगा, तो वहां पे आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ये करके आ गए तो मतलब यही डायरेक्ट लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला मैंने केस आपको बताया है जहाँ पे पीआई और पीटी गिवन होगा, और अगर इस टाइप की रिएक्शन होगी तो किस तरीके से आप उसमें रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस आता है मेरा बेटा, सेकंड केस लिखिए। केस सेकंड कहता है जब तुम लोगों को टोटल प्रेशर दिया होगा, लिखो, एंड पी इनफाइनाइट आर गिवन, ये दिया होगा। माना कि फर्स्ट ऑर्डर, अभी मैं चलो बताती हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो एक बार, जब हमें पीटी दिया हो और पी इनफाइनाइट गिवन हो तो क्या होगा। रिएक्शन कंसीडर करो, वही सेम गैसेस फेज में है। तनिष्क बेटा डेली लेट आते हो तुम, और अगर डेली लेट आओगे तो स्टार्टिंग का तो तुम्हारा रह ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता चलेगा तुम्हें कि आज क्लास में करने क्या वाले हैं, एंड ना तुमने मेरे को अपना होमवर्क शेयर किया। हाँ, तो अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग में मैंने ले लिया इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, पीआई। ठीक है, ये कितना होगा 0 टाइम टी पे मैंने मान लिया इसमें से कुछ चला गया होगा, बोलो हाँ या ना। अब टाइम इनफाइनाइट पे क्या मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है बेटा, कौन बताएगा मुझे, इनफाइनाइट का क्या मतलब है बताओ। मैम जब सारा प्रेशर 0 हो जाएगा रिएक्टेंट का। हाँ, मतलब रिएक्टेंट का कुछ प्रेशर बचेगा ही नहीं, यही मतलब है ना। लेकिन मैंने Yes, आपको बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कंप्लीट होती ही नहीं कभी, है ना, Yes, ma'am. ये तो पॉइंट है ना। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो ए है उसका पूरा का पूरा प्रेशर जो है खत्म हो गया है। ठीक है, चलो, क्योंकि हमें डिराइव करना है तो मान लेते हैं ये कुछ नहीं बचा होगा 0, तो ये कितना बना होगा, ये सारा का सारा स्टार्टिंग वाला प्रेशर आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ। ठीक है, अब मेरा बेटा आपको दो चीजें निकालने, टोटल प्रेशर क्या होगा बताओ मेरे को, टोटल प्रेशर क्या होगा, हाँ या ना जल्दी बोलो। पी आई माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये, तो पी एक्स कितना आ जाएगा, पीटी माइनस पी आई, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या निकालना पड़ेगा हमें, पी इनफाइनाइट भी निकालना पड़ेगा। वाई, मैं क्यों निकाल रही हूँ ये बेटा, क्योंकि मुझे अब कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें पी इनफाइनाइट और पीटी आ रहा हो। ठीक है, तो पी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 pi हो जाएगा। वेरी गुड, तो पी आई क्या हो जाएगा मेरा, पी इनफाइनाइट बाय 2 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो दक्ष मैम, यहाँ पीटी एट टाइम टी और पीटी पीटी, हाँ 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 हाँ, पीटी इज योर टोटल प्रेशर, पीटी इज योर टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर ये बचेगा ना तुम्हारा, ए का इतना बच जाएगा और बी और सी का इतना रह जाएगा। ठीक है, तो के क्या होगा 2.303 बाय टी लोग पी आई माइनस पी एक्स बोल दू ना। तो अब तुम पी आई की वैल्यू पुट करो, सारे बच्चे पी आई की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा ये, पी इनफाइनाइट बाय 2, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ये भी हो जाएगा पी इनफाइनाइट बाय 2 माइनस पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा पीटी, और मैं उसको ब्रैकेट को ओपन कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा पी आई, तो पी आई को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पी इनफाइनाइट बाय 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2 स्टेप में आगे चली गई। अब बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग p इनफाइनाइट, नीचे क्या बनेगा आपका 2p इनफाइनाइट माइनस pt, क्या है देखो यही बनेगा। Yes, ma'am. एक बार खुद निकाल के देखो, ये तो मैंने निकाला है।
खुद निकाल के देखो एक बार। यस मैम, यही आएगा। k is equal to 2.303 by t log p infinite divided by 2 into p infinite minus pt। यही रिलेशन आएगा, जल्दी से निकाल लो जिसका नहीं आया है। कोमल क्या हुआ, आज एक्टिव ही नहीं हो, क्या हो गया? मैम को तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, इसको पढ़ना। पी कैपिटल टी होगा ना, कहाँ पे कहाँ पे? अच्छा ये लो, ठीक है, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टाइम टी पे कितना पीटी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल टी लिखा हो कैपिटल टी लिखा हो, अब उसने पीटी बोल दिया, भाई टोटल प्रेशर है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है रेट कांस्टेंट और इनके बीच का। चलो बनाओ एक्सप्रेशन, बनाओ जल्दी से, क्या बनाओगे? एक्सप्रेशन बनाइए, क्या बनाएंगे? आयुष ट्राई टू बी सुपर एक्टिव इन क्लास। खुशी, साक्षी, आकाश, हुडा, पूजा, हो रहा है क्या? यस मैम। करिए। प्रियांशी, पीयूष, यस मैम हो रहा है। मैम हो रहा है। सुमेला, दक्ष, मुस्कान, महक, पलक, तनिष्क, साक्षी, परिधि, शगुन। चलो क्या है एक्सप्रेशन बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था बेटा। मैम 2.303 अपॉन टी लॉग माइनस पी आई अपॉन पी टी आ रहा है। माइनस नहीं तो ये तो नहीं आना चाहिए। किसी और का आ रहा है क्या कोई आंसर? तुमने स्टार्टिंग में क्या ये लिया? भी सेम आ रहा था, माइनस भी आ रहा था। गलत आ रहा है। तुमने स्टार्टिंग में क्या लिया? पी आई लिया होगा ना, और यस टाइम मैम। में कितना लिया? पी आई माइनस पी एक्स लिया होगा, तो ये कितना बना होगा? यस मैम। ये कितना बना होगा? 2px। एक ही आ गया तुम लोगों ने या नहीं? ये 2px लिखा? अगर नहीं लिखा है तो गलत हो गया होगा। नहीं दक्ष, तेरा भी गलत है बेटा। इसमें हम 2 ही रह गया। बस तो फिर वो पूरा गलत हो चुका है। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होगा अब निकालो, अब तो आ ही जाएगा। पी आई प्लस 2px, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? px क्या आ जाएगा? px आ जाएगा pt माइनस पी आई बाई 2। तो वही तो कह रहे हो ना बेटा, हमेशा वो a से b प्लस c थोड़ी ना देगा। अगर यहाँ से px कम हो रहा है प्रेशर, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब 1 से 2 बन रहा है तो px से कितना होगा? 2px ही हो जाएगा।
तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 2.303 बाई टी लोग। पी कितना है मेरा बेटा, हमें नहीं पता। px कितना है, पी माइनस px है ये, पीटी माइनस पी बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जहां तक मेरे को दिख रहा है, ये सोल्व होके ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3 पी माइनस पीटी। ये आया था क्या किसी का, कोई है ऐसा बच्चा जिसने इतना सोल्व कर लिया था? मतलब इतना क्या, यही आंसर है इसका। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनो, बोल क्या रही हूँ। जिस जिसका हो जाएगा जल्दी से बताओ, हो जाएगा। बाकी बच्चे, आयुष क्लास में नहीं है बेटा? कोई बात नहीं, गलतियों को देख लेना बेटा। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने की ट्राई करो। फोटो डी का, ये इससे घबराना मत। इसका आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई एजो आइसोप्रोपेन, आपको इसका नोमेनक्लेचर नहीं भी पता कोई बात नहीं, उससे आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो लेट से बी और सी मिल रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन को लेके जो है सॉल्व करना। आपको डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है। आ रहा है कुछ समझ में? ये क्या दिया हुआ है आपको बेटा, 35? कोई मुझे बताएगा 35 क्या है यहाँ पे? इनिशियल मैम प्रेशर। पी इनिशियल। शाबाश, पी इनिशियल, शाबाश। जब टाइम 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है पी। और ये दोनों क्या दिए हुए हैं, टोटल प्रेशर दिए हुए हैं। तो आप किसी भी एक वाले टाइम को निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको वो रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन क्या आ रहा है, मुझे एक बार फटाफट बताओगे? यही आ रहा है क्या? देखो मेरा बेटा, यस मैम। शिखा। यस मैम। अच्छा शिखा, यही तुम आ रहा है। लीव हो गई थी क्या अभी बीच में? यस मैम, अच्छा नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है, ठीक है। तनिष्क, आवाज आ रही है मेरी? तनिष्क, तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। ये किस किस का आ गया है एक्सप्रेशन? अब ऐसे मत कहना मैम हमें कैसे पता ये आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिराइव किया। हैंड रेस करो, किस किस का आ गया ये? शिखा का आ गया, पीयूष का आ गया, हैंड रेस कीजिए। परिधि, कोमल, मुस्कान, 5 बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ करो, हैंड रेस करो। पूजा का आ गया, दिशा का आ गया, वेरी गुड। शगुन, दीप्ति, और बाकी बच्चे क्लास में ही नहीं है। अंशिका क्लास में नहीं हो बेटा। सिमरन, तनिष्क, सुमेला, साक्षी, पलक, महक गुप्ता। महक, अब तो मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट हो, आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बेटा। खुशी, हुदा, आकाश, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई, वेरी वेल डन। तो यहाँ पे देखो ना क्या होगा, हम कौन सा टाइम कंसिडर कर ले मेरा बेटा? हम ये वाला टाइम ले लें क्या? ये वाला टाइम ले लेते हैं, या कोई और ले सकते हैं क्या?
एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला, ले लेते हैं 720 वाला। तो 2.303 बाय, मान लेते हैं टाइम कितना है हमारे पास, 720 सेकेंड है। लो, इनिशियल प्रेशर है मेरा बेटा 35, कोई बात नहीं सुमेला, 2 PI कितना है 35 माइनस टोटल कितना है PT 63। क्या तुम इसको सॉल्व करके निकाल लोगे क्या? ये कितना आ जाएगा लोग, 35 लोग 35 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा ना 70 माइनस 63 मेरा बेटा? Yes, ma'am. नहीं आएगा तो बताओ। और ये डायरेक्ट किस पे कैंसिल हो गया मेरा बेटा, लोग 5 पे। और लोग 5 मैंने तुम्हें बताया हुआ कितना होता है, कितना होता है 0.7 0.7 होता है। तो बस तुम सॉल्व कर लोगे इतना, 2.303 बाय 720 इंटू 0.7, इसको बस तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कितना आ रहा है 2.235 इंटू 10⁻⁻3। इसका आंसर तो मेरे को देखना पड़ेगा। इसका आ रहा है नहीं मैम, 2. फाइनल तो 2.21 इंटू 10⁻³ आ रहा है। अच्छा, मेरा ये आ रहा है, मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं है, ये एग्जैक्ट है। तो हाँ, थोड़ा सा हो सकता है डेसिमल का, बट 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। क्योंकि बेटा अगर तुम ये वाला टाइम लोगे ना, उसमें लोग में फंस जाओगे, लोग निकलेगा नहीं। आर यू गेट? वैसे तो जेई का क्वेश्चन था ये। अगर तुम 54 लेते हो ना, फंसोगे पूरी तरह, क्योंकि 70 माइनस 54 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 16 आ जाएगा फिर। ठीक है, यस तो मैम, वही टाइम नहीं आता। हाँ वो कैंसिल ही नहीं होगा फिर, 35/16 हम बैठे रहेंगे। तो बेटर है कि ये वाला यूज करके आप क्या कर लोगे, रिजल्ट आ रहा है क्या इसका आंसर? मैं निकाल के देखूं क्या, एक बार मैं निकाल लेती हूँ ताकि मेरे को भी। 2.303 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 720। तो यस, हाँ यही आ रहा है, 2.2 समथिंग आ रहा है जो शिखा बोल रही है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, फॉर अ होमोजीनियस, पढ़ना एक बार इसको क्या बोल रहा है। बस मुझे ये बता देना चैट बॉक्स में मैम हो जाएगा या नहीं, बस ये बता देना, क्योंकि ये करना तुम्हें ही है, दिस इज योर होमवर्क। तो एक बार देख लो हो जाएगा कि नहीं। वेरी गुड शिखा। हाँ, बस इसमें ध्यान क्या रखना है मेरा बेटा, ध्यान तुम्हें ये रखना है कि एक सेकंड, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ध्यान क्या रखना है बेटा इसमें, कि यहाँ पे ना आपको 3P दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे ना टाइम t0 पे, इसका प्रेशर PI है 0 है, और टाइम t पे आप जाएंगे तो बोलेंगे कि PI माइनस PX, तो ये 3PX बनेगा। ठीक है, और जब टाइम इनफाइनाइट देखेंगे आप, जो मैंने ये वाला बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज 3PI। तो इसको लेके सॉल्व करना है। बस ये ध्यान रखना आप 3 नहीं भूल जाओ, अगर 3 भूल जाओगे तो फिर वो रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बस अब आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड टॉपिक आज की क्लास का। पहला था प्रेशर के टर्म्स में अलग अलग कुछ रिलेशन बनाने थे, जो जो मुझे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए थे उसके, नीट में या तो डेरिवेशन आया अब तक उसका, और मैंने जेई के कुछ 2-3 क्वेश्चन ले लिए थे। ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हेडिंग डालो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो बेटा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाली क्लास आज ज्यादा रहेगी, न्यूमेरिकल वाली, मतलब अभी जितना भी मैं कराने वाली हूँ वो थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा। तो लिखो बेटा, इट इज applicable only when two or more than two reactants are present। मतलब
ये किस पे एप्लीकेबल है बेटा? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट ही प्रेजेंट हो। ठीक है, देखो सूडो मतलब पता है क्या होता है? फॉल्स। सूडो मतलब होता है नकली। देखने में नाम क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब देखने में लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन होगा कुछ और। ठीक है, अभी लिखवाती हूँ, पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए सारे बच्चे, एंड सेकंड पॉइंट लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन ऑफ द, लिखो, वन ऑफ द रिएक्टेंट, सारे बच्चे लिखेंगे वन ऑफ द रिएक्टेंट is taken in large amount, यानी कि एक्सेस में लोगे, उससे होगा क्या? सो its concentration does not change। कोई बात नहीं, अगर ऊपर से भी जा रहा है इट्स ओके। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज, अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सूडो। यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लो मैं ये ले रही हूँ, हाँ बोलो बेटा। मैम आपने बोला कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हाँ अभी देखो क्या होगा, हाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मैंने बोला अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो। अभी बताती हूँ एग्जांपल के साथ। मान लो मैंने क्या बोला है, कंसंट्रेशन आप क्या ले रहे हो? एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में ले रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका चेंज हो जाएगा। कैसे? मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है बेटा, अगर मैं ये मान के चलती हूँ मेरा बेटा कि ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मेरा इसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में 1 होगा और बी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, हाँ या ना? ऑर्डर 2 होगा मेरा, और अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो वो भी 2 होगी, हाँ या ना? अगर ये एलिमेंट्री यस मैम। इतना क्लियर है सबको? अब मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं बोल रही हूँ कि तुमने बी क्या किया? एक्सेस में ले लिया। मतलब कैसे? समझने की कोशिश करो। मान लो टाइम 0 पे तुम्हारा ए है 1 मोलर, लेट से, ठीक है, और बी है 1000 मोलर, लेट से, ये कुछ नहीं बना है 0। टाइम टी बाद, टाइम टी बाद इसमें कुछ से कुछ माइनस होगा, लेट से वो एक्स माइनस हो गया, और इसमें से भी कुछ माइनस होगा, एक्स होगा माइनस, क्योंकि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ बी के साथ। ठीक है जी, अच्छा अब एक बात बता दो, देखो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स है वो बहुत कम है ए से, 1 से, मतलब जो मेरा एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है। अगर वो x जो है वो 1 से छोटी है तो 1000 से तो बहुत नहीं छोटी हो जाएगी, हाँ या ना? सोच के बताओ, हाँ या ना? समझ रहे हो ना? मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि जो मेरा x है वो लेस देन 1 है, तो अगर मेरा x 1 से छोटा है तो भैया 1000 से तो जम्मा ही छोटा हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ क्या 1000 माइनस x को, x तो बहुत ही कम है, इसको नेग्लेक्ट करके 1000 ही मान लूं? बोलो। तो यानी कि बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 1000 होगी, मतलब अब कुछ तुम कर लो, चेंज कर लो, वो तो 1000 ही रहने वाला है। मतलब बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, क्या ये बात समझ में आई है? बी की कंसंट्रेशन क्या है? रिमेन कांस्टेंट है, हाँ या ना? ये मैंने मान लिया है बेटा, आप तो ए को भी ले सकते थे एक्सेस में, मैंने बी को ले लिया। तो एक बात बताओ, जो मेरा रेट होगा, ध्यान से सुनना, जो मेरा रेट था पहले क्या था? ये था। अब ये तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, रिमेन कांस्टेंट है, तो यानी कि ये भी के भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को मैं एक नया नाम दूंगी के डैश, हाँ या ना मेरा बेटा? हाँ या ना? तो ये के डैश क्या है? ये है तुम्हारा सूडो रेट कांस्टेंट, सूडो रेट कांस्टेंट। और अब तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। देखने में क्या लग रही थी रिएक्शन? सेकंड ऑर्डर, लेकिन अगर मान लो आप कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लोगे तो सेकंड ऑर्डर से कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? फर्स्ट। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी तो 2 ही रहेगी, मॉलिक्युलरिटी तो 2 ही रहेगी। क्यों 2 रहेगी? क्योंकि एक इसमें ए रिएक्टेंट ले रहे हो और एक बी जो है वो ले रहे हो। मान लो यहाँ पे बी जो आप ले रहे हो, लेट से वाटर है, ठीक है, लेट से वो वाटर है, ठीक है,
मैं ये बोल रही हूँ दक्ष कि यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट हम एक्सेस में लेते हैं, तो अगर हम कोई रिएक्टेंट एक्सेस में लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा। तो अगर उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा तो रेट आपको पता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट हो जाएगी तो रेट तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यानी कि रेट इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका पहले दिखने में क्या थी? दिखने में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, बट कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कब? जब हम एक ऑफ वन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज टेकन एज एन एक्सेस अमाउंट। तो दिस इज फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, मतलब आगे भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का हाइड्रो, बस आपको उतना ही करना जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है, जितना मैं करा रही हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कभी किसी ने सुना है एस्टर की हाइड्रोलिसिस? 9th-10th में अगर सुना हो तो, नहीं सुना तो इट्स ओके, दोबारा आएगा ऑर्गेनिक में। तो मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एस्टर है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एस्टर है एक्वस मीडियम में, ठीक है, और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो क्या बनता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस से? एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। किसी को नहीं पता कोई बात नहीं मेरा बेटा, किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं। जब आप एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे 12th में ऑर्गेनिक में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट अभी ये रिएक्शन ध्यान। अब इसमें हमने क्या लिया मेरा बेटा? वाटर एक्सेस में है, ठीक है, और ये क्या है? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं बेटा एक बार बताओ रेट देखती हूँ, तो रेट एक तो मेरा एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बोलो हाँ या ना। एक वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो है हमारा ये कैटलिस्ट है उस पे। और आपको पता है ये कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन तो क्या होगा? कैटलिस्ट तो कुछ कहेगा नहीं, वो तो सिर्फ इनिशिएट करता है रिएक्शन को, है ना, उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज होगी नहीं। तो हमारे पास बेटा ये कांस्टेंट हो जाएगा कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन को इनिशिएट करता है, उसको फास्ट करता है। अभी आगे चल के टॉपिक आएगा कैटलिस्ट। वाटर आपने एक्सेस में लिया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि मेरा बेटा अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? वाटर जो कांस्टेंट कांस्टेंट वाले हैं उसको अलग ले लो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, इनको मैं क्या नाम दे दूं? के डैश। और ये के डैश क्या है बेटा? सूडो रेट कांस्टेंट। तो यानी कि अब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो वाटर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है क्या? ठीक है, ऐसी एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और इसकी भी हाइड्रोलिसिस बेटा किसमें करते हो? एसिडिक मीडियम में करते हो, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम लेते हो, तो यहाँ से आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो आप उसमें भी ऐसे ही बता सकते हो, HO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, H+ की हो जाएगी, जो कि आप कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा अपना फाइनली जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। तो ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल। तो आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मैम इसका नाम इन्वर्जन क्यों हुआ ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब आगे बढ़ते जाओगे ना, बायोमोलिक्यूल्स में आएगा इन्वर्जन, ऑप्टिकल रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वहां मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में ही हम बात कर रहे हैं। अगर बेसिक मीडियम में बात करेंगे वहां पे मत बात करना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है मेरा बेटा, तो वहां पे मत बात करना, ठीक है। आप जल्दी से इतना लिख लीजिए, इतना बहुत है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए, बस ये। बट ये एनसीईआरटी में है तो अपन छोड़ भी नहीं सकते। अब आएगा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलो भाई लिखो, लिख लिया, आगे चलो, चलो।
उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। मतलब कहने का क्या मतलब है, रेट कांस्टेंट रेट के साथ किस तरीके से, मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है और जो रेट है वो किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है बेटा। तो ये आप लिख लेना, दिस इज योर फॉर योर नोट्स, कि एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो 2 to 3 हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स हो जाता है जब 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करता है। मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन है, लेट्स से उसका रेट कांस्टेंट है 2 into 10⁻⁵, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जैसे ही तुमने उसका बेटा टेम्परेचर 30 डिग्री किया, 10 डिग्री से राइज किया, तो जो उसका रेट है या रेट कांस्टेंट है वो कितने टाइम से बढ़ जाएगा, 2 टाइम से बढ़ जाएगा। देख पा रहे हो, अगर तुम और इसको 10 डिग्री से राइज कर रहे हो तो देखो 2 टाइम से बढ़ रहा है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको याद है बताया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है कि अगर तुम 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट 2 to 3 टाइम्स जो है वो क्या होगा मेरा बेटा, इंक्रीज होगा, रेट या रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है और कैटलिस्ट को और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, ओके, वो आपको दिया जाएगा ना मेरा बेटा, दिया जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम 5 से दिखाते हैं इस तरीके से, और वो बोल रहे रेट कांस्टेंट क्या है, देखो 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज होगा डिवाइडेड बाय के। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारे काम का फॉर्मूला यही है कि अगर मान लो कोई एक रिएक्शन है उसका रेट R2 है ना, और सेम रिएक्शन का रेट ही R1 है, तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 डेल्टा टी बाय 10। लिखो इसको, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। R2 बाय R1 इज इक्वल टू 5 डेल्टा टी बाय 10। डेल्टा टी क्या है मेरा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव ही आएगा, T2 ग्रेटर देन होगा T1 से। और 5 क्या है मेरा बेटा, 5 इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, इसमें इजी है। ठीक है, 5 क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज। अब चेंज तुम डिग्री सेल्सियस में लो या टेम्परेचर में लो चलेगा। ठीक है, शिखा, प्रियांशी, कोमल, दिशा, पूजा, Yes, ma'am. परिधि, दक्ष, पीयूष, अंशिका, ओके ग्रेट, शकुन। अच्छा, अब क्या है, ऐसे ही K2 बाय K1 आ जाएगा रेट कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10T बाय 10। अगर मान लो पेपर में कुछ नहीं मेंशन है, वैसे तो आपको पेपर में देगा कि कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट है, 2 to 3 के बीच में ही होता है, लेकिन अगर मान लो कुछ मेंशन नहीं है पेपर में, इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned in the paper, तो आप क्या करोगे मेरा बेटा, देन आप 5 क्या लोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 लेके आंसर निकाल के आ जाना। हालांकि इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हुए हैं पेपर में, फिर वही मैं सेम बात बोलूंगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, तो हम ये लोग करेंगे। ठीक है, आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से। आज जितने भी मैंने अभी तक 3 टॉपिक कराए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आएगी मेरा बेटा। देखो क्वेश्चन ये है, एक बार तुम क्वेश्चन को पढ़ो मेरे कहने पे, और तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या समझ में आया क्वेश्चन को देख के। वैसे तो मुझे 6 लेक्चर में कंप्लीट कराना होता है, बट अगर तुम कहोगे कि एक लेक्चर और ले लो, मैं एक और ले लूंगी, डोंट वरी, बट अच्छे से पढ़ना है, मुझे दिखना चाहिए आपकी तरफ से एफर्ट। वरना तो मेरे को क्या था, मैं एक फॉर्मूला बता के आगे डायरेक्ट आरएनएस इक्वेशन स्टार्ट कर देते। समझ में आया क्या पूछ रहा है वो? कोई मुझे समझाएगा क्या लिखा हुआ है इसमें?
एनीवन? कोमल तुम बताओगी मेरे को? यस मैम। बताओ। मैम इसमें बोला हुआ है कि पहले तो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेट कोफिशिएंट दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है हमारा पूरे रिएक्शन में। और जो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट है, यानी जो R1 होता है उसकी वैल्यू R दे रखी है, R2 में फाइंड करना है। वेरी गुड, शाबाश। क्या ये नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो सारे बच्चे, देखो कितना आ रहा है। सारे बच्चे फॉर्मूला लगा दो, आ गया आंसर तुम लोगों का। पाई कितना दिया? 2। डेल्टा टी कितना होगा? चेंज कितना होगा? 40/10 यानी कि 4 हो जाएगा। तो R2 क्या आ जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ R आ जाएगा। हाँ ये ना। तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मान लो पहले 20 डिग्री था टेम्परेचर, तुमने 20 से 30 पे गए तो रेट 2 टाइम्स हो गया। 30 से 40 आए, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। 40 से 50 पे गए तो रेट कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा। 50 से 60 गए तो रेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन यही तो पढ़ रहे हैं ना कि अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज कर रहा है तो आपका रेट 2 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा था 2 to 3 टाइम्स। अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसे करके कर सकते हो कि डबल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम एक बार पिछले वाला क्वेश्चन लिखा। हाँ बेटा। मैम इसमें 2 की पावर 4 क्या हुआ? 2 की पावर मैम 4 की होती है। डेल्टा टी क्या आएगा मेरा बेटा? 40 आएगा ना, नीचे 10 भी है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, फॉर्मूले में डेल्टा टी बाई 10 है। ठीक है, उसको मैम ये मत। पावर में है डेल्टा टी बाई 10? हाँ जी बेटा। मैम ये जो डेल्टा टी बाई 10 है ये 5 की पावर में है? हाँ, मैं एक बार इसको सही से लिख देती हूँ, पावर में है बेटा ये। तो मैंने मल्टीप्लाई। ये देखो ये है, ये पावर में था। आप लोगों को मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो आई एम सो सॉरी, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है क्या? यस मैम। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कितना आंसर आ रहा है? मैम 27। 27, ओके। और किस किस का आ रहा है? 27, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। कैसे किया शिखा? मैम 3 टाइम्स कर दिया रेट को, क्योंकि 30 मतलब 30 के जो है टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है और 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 टाइम्स होता है। वेरी गुड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है आप लोगों को। क्या पूछा? हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय इतना। तो डेल्टा टी आपको चेंज ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? R2 बाय R1, 3 30/10 यानी कि ये हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ R1। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? चलिए आगे चलते हैं हम बेटा। अरेनियस इक्वेशन। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। अब जो सिमरन माइक म्यूट कर बेटा। हाँ, अब जो यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ ना मेरा बेटा, सुपर से भी ऊपर इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला या तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आएगा या क्वेश्चन आरएनएस क्वेश्चन से, आरएनएस इक्वेशन से आता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लो 99.99% चांसेस है कि 2025 में यहाँ से सवाल आएगा। अब ये अरेनियस इक्वेशन होती क्या है? बहुत सिंपल, कुछ नहीं है मेरा बेटा, सच बता रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे।
और क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, मेक श्योर कि क्लास लीव नहीं करेंगे आप लोग। अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, मैंने तुम्हें बोला कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोला ना। फिर मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर राइज कर दोगे तो रेट कांस्टेंट तुम्हारा 2 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट और तुम्हारा क्या बोलते हैं टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। और उसने एक इक्वेशन, बहुत सालों की मेहनत के बाद उसने एक इक्वेशन डिराइव की थी, वो इक्वेशन मेरा बेटा ये थी। अब आप मुझे ये मत बोलना मैम आप डिराइव नहीं करवाओगे, इसका डेरिवेशन है ही नहीं, तो आपको भी नहीं करना है। ये थी वो इक्वेशन, ये थी वो इक्वेशन जिससे भर भर के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं। K is equal to A e raised to the power minus EA by RT। ये एक छोटी सी इक्वेशन और क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो मतलब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का जो रिलेशन दिया था वो आर्हेनियस ने दिया था, एंड वो इक्वेशन क्या थी मेरा बेटा, K is equal to A e raised to the power minus EA by RT। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, K क्या है, A क्या है, EA क्या है, R क्या है, T क्या है, E raised to the power minus EA by RT क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो मेरा बेटा वेयर K क्या है, यहाँ पे तुम्हारा K है तुम्हारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट, K क्या है रेट कांस्टेंट। A क्या है, A लिखो, A पे अभी मैं डिटेल में भी आऊंगी, पहले लिख लो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। वैसे तो इसके और भी नाम है, कोलिजन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वो भी लिखवाती हूँ। प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोला बेटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले है ये, तो इसलिए इसका नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है मेरा बेटा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। मैम ये क्या होता है, अभी बताऊंगी, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या लेनी है मेरा बेटा तुम्हें यहाँ पे, जूल पर केल्विन पर मोल में लेनी हो तो ये लोगे 8.314। अगर कैलोरी में लेनी है तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लोगे, ठीक है मेरा बेटा। और 1 कैलोरी का रिलेशन भी याद रखना, 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल। एक कटोरी में 4 जामुन करके इसको आप याद कर सकते हैं, एक कटोरी में 4 जामुन करके इसको याद रख सकते हो। और टेम्परेचर क्या लोगे, T क्या है टेम्परेचर, और इसको आप किसमें लोगे मेरा बेटा, केल्विन में लोगे, हाँ या ना। यस मैम। यानी कि अभी हमारी जो पहेली है वो सुलझी नहीं है। हमें मैम K तो पता है, हमें T तो पता है, हमें R तो पता है, लेकिन एक के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं आपने, और EA भी हमें नहीं पता है, बस आपने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी होता है। बात ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्हेनियस फैक्टर क्या होता है। आर्हेनियस फैक्टर इज योर A। ऑल ऑर्डर के लिए है, मतलब ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर के लिए नहीं आएगा ये बेटा। Arrhenius equation, this is simple Arrhenius equation which tells us about the relation between constant rate constant and temperature। तो मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या है, ठीक है। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे हमारा, ठीक है मेरा बेटा। हाँ वैसे तुम बोल सकते हो कि रेट कांस्टेंट, हाँ तुम ये चीज सोच सकते हो कि मैम यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर मान लो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी तो भी यही फॉर्मूला लगेगा क्या, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर होता है, हाँ यही लगेगा। बट ये बिल्कुल अलग चीज अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आर्हेनियस फैक्टर लिखो, आर्हेनियस फैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, इसको हम कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, लिखो सारे बच्चे। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक बात देखा है तुमने, इधर आना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं जो EA की यूनिट है वो क्या होगी, ध्यान से देखना, जूल पर केल्विन पर मोल होगी। एक मिनट मेरा बेटा,
एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल, ध्यान से देखना। और आर क्या होगा मेरा बेटा, आर क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, और टी क्या है, केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कटा, जूल पर मोल से जूल पर मोल कटा, तो ये क्या आ गया, ये तो यूनिटलेस हो गया, कोई यूनिट ही नहीं है। तो यानी कि के की यूनिट किसके बराबर होगी, मतलब जो ए की यूनिट होगी वही सेम किसकी होगी मेरा बेटा, के की यूनिट होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो ए की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी, या मैं सिंपल ये बोलूं जो के की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, क्योंकि हमें के की यूनिट तो पता ही है जीरो ऑर्डर के केस में क्या होती है। तो आपको पता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो पर सेकंड होती है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। तो इसीलिए हम आरेनियस फैक्टर को फर्स्ट ऑर्डर के केस में फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी ना, ये कहाँ पूछा था, ये पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा था एक कैंडिडेट से, कि हम ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ज्यादा मतलब तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैंने। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। सेकेंड चीज देखो, और इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, आरएनएस फैक्टर क्या है, टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और ये बात सच है, जो पीएचडी के इंटरव्यूज होते हैं, अगर आप उसमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ऑप्ट करते हो, मतलब अगर किसी को कभी पीएचडी करनी हो, तो वो जो तुम्हारी रेफरेंस बुक है, जैसे प्रदीप हो गई या और तुम रेफरेंस बुक लेते हो, वहीं से ही क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो और क्या बोलोगे, चलो इस पे आ जाओ, टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल एनर्जी। क्या हो गया तनिष्क, मतलब वो कहने का क्या मतलब है मेरा बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको पता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी है उनके पास, कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आरएनएस फैक्टर क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना कोलिजन हो रहा है, टोटल कोलिजन कितना हो रहा है, उनके पास एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, उससे आरएनएस को ए को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। क्या उनकी एनर्जी है, कुछ नहीं। ठीक है, कोलिजन से लेना देना है उसको, कोलिजन जो जितने होंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन, जितना कोलिजन रेट होगा उतना ही मेरा ए भी ज्यादा होगा, ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ या ना। अब मैं बोल रही हूँ बेटा ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सोचना, ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ए की वैल्यू होगी मैक्सिमम, इसको आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मैम ये क्या बोल गए आप, एक बात देखना, इधर आओ। अगर मैं तुम्हें बोलूं अपना रिलेशन क्या था, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी था। एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दूं, मतलब मान लो इनफाइनाइट पे अप्रोच करा दो, इसका मतलब क्या होगा, वन ए बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 1/इंफिनिटी, किसी का भी वैल्यू बाय इन्फिनिटी जीरो ही होता है, हाँ या ना। और अगर 1/इंफिनिटी जीरो हो गया तो ई की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई की पावर जीरो क्या होता है, 1, किसी भी की भी पावर 0 1 होता है, तो वहां पे के क्या आ जाएगा बेटा, ए के बराबर आ जाएगा। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जब टेम्परेचर तुम इनफाइनाइट कर दोगे तो के किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होगा। मतलब टेम्परेचर तुमने इतना ज्यादा कर दिया, मॉलिक्यूल के पास घमासान काइनेटिक एनर्जी है, अब कोलाइड करेगा प्रोडक्ट बनाएगा, कोलाइड करेगा प्रोडक्ट बनाएगा, रेट ऑफ कोलिजन टू फास्ट, हाँ या ना। अभी तुम्हारी कोलिजन थ्योरी आएगी जो कि तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अगर आर्हेनियस इक्वेशन अपना अच्छा खासा हो जाता है तो। ठीक है, तो वहां पे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी होता क्या है, बट अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि फिर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, तुम्हें ए पता चल गया, अब बताओ तुम्हारे कौन कौन सी चीजें तुम्हें पता चल गई, के पता चल गया, ए पता चल गया, टी आर, अभी ये रहता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। चलो आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा।
पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लो, या एक काम करो डेफिनेशन को रहने दो, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी so दैट आपको इजी मतलब समझ आए कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता है वो बनता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, या कई बार एग्जामिनर एनर्जी भी लिख देता है, और यहाँ पे होती है रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या है। ध्यान से सुनना, आपने पता नहीं कहीं देखा है ये ग्राफ, नहीं देखा। मान लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, आपको सबको पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ये सबको पता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। क्या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है? आंसर इज नहीं, ये मैंने शायद तुम्हें जियोसिम बताया था। मान लेते हैं हम ये वाला ग्राफ ले रहे हैं, लेट से ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपका मान लो कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसको जो है यहाँ पे जाना है। एक बात बताओ, वो यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड कब जाएगा? जब वो यहाँ पे पहुंचेगा। एक बार वो ऊपर पहुंच गया तो फिर वो नीचे पहुंच जाएगा। मान दो या नहीं मान दो? मान लो कोई बॉल है, अब बॉल को यहाँ आना नीचे, तो एक बार बॉल को इस हाइट पे पहुंचाना पड़ेगा तुम्हें, फिर वो अपने आप आ जाएगा। मान दो या नहीं मानते? तो ऐसे ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, उनके पास एनर्जी होनी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने की, क्योंकि जब उन्हें वो एनर्जी मिल गई बेटा बैरियर को क्रॉस करने की, तब वो आराम से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाएंगे मेरा बेटा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। बोलो। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट कितनी एनर्जी चाहिए बेटा इसको, मॉलिक्यूल को? ये पूरी एनर्जी चाहिए ना? कितनी एनर्जी चाहिए? ये देखो, जो ये है यहाँ पे पहुंचने के लिए ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए इसके पास, हाँ या ना? ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है हमने वहां पढ़ा था? हाँ प्रियांशी मैं आ रही हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो। याद है हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे थोड़ा सा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे सारे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी, total energy in which the reactant must possess in order to convert into product। मतलब ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए रिएक्टेंट को किस में चेंज करने के लिए मेरा बेटा? प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी विच द रिएक्टेंट मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो भैया उसके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इतनी वो उसको मिल जाएगी जितनी उसको चाहिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। एक बात बताओ, रिएक्टेंट के पास इतनी ऑलरेडी एनर्जी है, मान लेते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, इतनी उसको एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट के पास इतनी ऑलरेडी है, उसको कितनी और एक्स्ट्रा चाहिए बेटा? उस ऊपर पहाड़ पे पहुंचने के लिए उसको कितनी और एक्स्ट्रा चाहिए? ये वाली एक्स्ट्रा चाहिए क्या? हाँ या ना? और यही क्या होती है? तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यही क्या होती है मेरा बेटा? दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, या यू कैन से मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है।
दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम कितनी टोटल एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ बेटा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के सम के बराबर होगी, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। एक बात देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, इधर देखो। अब देखो ये और ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एच होगा। पढ़ के आए हो एंथैल्पी, पढ़ाते थे हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में, एंथैल्पी क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। देख पा रहे हो मेरा बेटा, देख पा रहे हो, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैम ये क्या है, मैम ये जो पहाड़ आपने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप लोगों ने जीओसी पढ़ी है तो शायद मैंने बताया होगा, हो सकता है नहीं भी पता हो, बट मैंने बताया है। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, या तो उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, याद करो अपने पढ़े थे कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, है ना। लेकिन अगर बेटा मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करती हूँ, ध्यान रखना, अब जो मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बनती है मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मैम ये क्या होती है अभी मैं बताती हूँ, तो पहले ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई क्या? ठीक है, और ये को आप क्या लिख सकते हो, ये को लिख सकते हो आप ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। तो बेसिकली आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी पता होना चाहिए, आपको डेल्टा एच पता होना चाहिए, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता होना चाहिए, टिप्स में पता होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये जो ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताई, अभी मैं बताती हूँ है क्या, जितनी ज्यादा ये ऊपर होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, रेट कम हो जाएगा। या मैं सिंपल सी ये बात बोलूं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए वो बैरियर क्रॉस करने के लिए, हाँ या ना? तो मतलब रिएक्शन को ज्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो मैं ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा, जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फटाफट से रिएक्टेंट जो है बैरियर को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, रेट ज्यादा हो जाएगा। मान लो कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें भैया बहुत ही ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो उसमें रेट क्या हो जाएगा, फिर रिएक्शन का स्लो हो जाएगा। ठीक बात है क्या? ये देखो 17 बच्चे बैठे हैं क्लास में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई सारे के सारे। सबकी बस की बात नहीं होती है केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, अभी दोबारा भी बनवाऊंगी ग्राफ। अभी तो आपको पता ही नहीं है मैंने किसका ग्राफ बना दिया, एंडोथर्मिक का बना दिया, एक्सोथर्मिक का। अभी तो आपके और चीजें भी आएंगी, अभी मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बेटा आरएनएस इक्वेशन के, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही बताया था क्या? देखो यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूं चलेगा क्या? ln k इज इक्वल टू ln a, क्या लिखूं इसको, ln a माइनस ई ए बाई आर टी लिखूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ln e क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ e, 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ln a प्लस ln b लगाते। ठीक है, तो ln e क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको लॉग की टर्म्स में लिखूं मेरा बेटा, तो कैसे लिखूंगी, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303। अब यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनेंगे, a माइनस ई ए बाई आर टी। अब मैं क्या करती हूँ, 2.303 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आरटी। नीट 2024 का क्वेश्चन यहाँ से बना था इस बार। ठीक बात है क्या? अब देखो आपको किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ln a वर्सेस 1/t। कोई मुझे बता पाएगा कैसा ग्राफ आएगा? कैन एनीवन टेल मी कि किस तरीके का ग्राफ आएगा?
आयुष, पीयूष, पूजा, शकुन, कोई मुझे बताएगा? खुशी, सिमरन, महक, दीप्ति, ये किस तरीके का ग्राफ आएगा? सॉरी LNA नहीं LNK, LNK। शिखा, तनिष, कोई मुझे बताएगा? मैम नेगेटिव स्लोप होगा। वेरी गुड। ये y एक्सिस है, ठीक है, 1/t इज योर x एक्सिस मेरा बेटा। स्लोप क्या हो जाएगा? -a/r एंड इंटरसेप्ट हो जाएगा ये। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ऐसा। यस मैम। इंटरसेप्ट हो जाएगा तुम्हारा LNA। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आया था, यही पूछा था कि LNK वर्सेस 1/t का बताओ, इसमें से कौन सा ग्राफ होगा। नीट 2024 में आ चुका है, 3-4 साल पहले आ चुका, मतलब 3-4 बार पहले आ चुका है। री नीट के पेपर में सेम क्वेश्चन दिया। और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा मेरा बेटा? -a/r। तो यहाँ से ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसमें, बट वो आज तो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वी हैव 5 मिनट्स, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं बेटा log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाऊंगी तो क्या होगा? पता नहीं दक्ष कहां से आया, सुनते ही नहीं हो तुम ध्यान से। हाँ, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या बनेगा? बताओ। मैम ये भी सेम बनेगा। वेरी गुड, सेम बनेगा। शिखा, स्लोप क्या हो जाएगा लेकिन इसमें? 1/t x एक्सिस पे, तो स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो प्रियांशी। a/2.303 into r। -EA/2.303r, नेगेटिव है ना। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? log a, log a। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ग्राफ। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है कि किसी को? दक्ष एक बार बता, इधर देखना, मैंने 2 स्टेप आगे क्या लिख देती हूँ, तुम लोग ऐसा टेंशन में आ जाते हो। ln a प्लस ln e रेज टू द पावर -ea/rt लिखती ना, ln e क्या होता है? 1 होता है, तो मैंने क्या लिखा? ln a माइनस ea/rt। जल्दी से मुझे हैंड रेस करो, किसका क्लियर हो गया? चले फिर आगे, और जिसका नहीं हुआ है पढ़ना शुरू कर दो बेटा, पढ़ना शुरू कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी मेरा बेटा। मैं आपको पिछले साल भी चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही हैं जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है। एक और, ये तो हो गया अपना फर्स्ट ग्राफ, ये हो गया बेटा मेरा सेकंड ग्राफ। एक और बनाते हैं मेरा बेटा, एक बनाते हैं k वर्सेस t। एक बार बताओ क्या इक्वेशन है मेरी? k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर -ea/rt है मेरा बेटा, ठीक है जी। तो एक बार बताओ, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA/RT वाली वैल्यू छोटी होगी ना, है ना। अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म बढ़ रही है तो ओवरऑल छोटा होगा ना, तो मतलब नेगेटिव में वैल्यू छोटी हो रही है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है वो, तो k क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बढ़ जाएगा। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है मेरा बेटा, वो कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ऐसा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ भी क्या है मेरा बेटा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बस एक ये लास्ट देख लो, फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, है ना। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अगर नहीं होंगे तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अराउंड 15 क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक ये देख लो, मैंने अब आपको बोला कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमारा क्या फॉर्मूला था बेटा? बेटा प्लीज माइक म्यूट कीजिए, मैं बस आपके 2 मिनट और लूंगी। ये फॉर्मूला था, मैं मान लेती हूँ बेटा, एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा आरएनएस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। महक प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस फैक्टर मान लेते हैं हम चेंज नहीं हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ, ठीक है। यानी कि रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो मान लेते हैं आपका रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर T1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट क्या आएगा? K1 हो जाएगा मेरा बेटा, हाँ या ना।
अगर टेम्परेचर मान लो T2 हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, T2 हो जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों तरफ क्या कर लो, ln ले लो, ln K1 क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA बाय RT1, ln K2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ln A माइनस EA बाय RT2। अब क्या करो, दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारा फाइनल जो डिराइव होके आएगा बेटा वो आ जाएगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाय R 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ये तुम्हारा जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इसको वो करोगे ना, माइनस करोगे, ठीक है, तो आ जाएगी ये इक्वेशन, करके देखना डायरेक्ट, आपका यही काम का है, ठीक है। और ध्यान रखना T2 जो होगा ग्रेटर देन होगा T1 से। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम्हें टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू पुट करोगे, करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, तो वो नेगेटिव में आएगा, और बाहर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे तुम लोग की टर्म्स में क्या लिखोगे, लोग K2 बाय K1 माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T2 माइनस T1। तो ये बड़े ही काम की आज मैंने चीज बता दी। मेन तो आरएनएस इक्वेशन यही थी, बस तुम्हें ये समझना है ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, तुम्हें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सीखने हैं कि वो कैसे बनते हैं। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, या तो इस इक्वेशन से तुम्हें देखने को मिलेंगे, या तुम्हें ग्राफ से देखने को मिलेंगे, है ना, बस यहीं से ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आगे वाला, हाँ दिशा बोलो बेटा। मैम एक बार के वर्सेस टी का ग्राफ एक बार दोबारा बता दो। देखो, जब इधर देखो बेटा, ये था हमारे पास, एक बात बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA बाय RT वाली टर्म छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है तो वो ओवरऑल छोटा हो जाएगा, यस है मैम। ना। तो एक बात बताओ, जब EA बाय RT छोटा हो रहा है तो E रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT भी छोटा होगा, मतलब नेगेटिव में चीज छोटी हो रही है, कम हो रही है, यानी कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना। तो K क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है मेरे बेटा। ओके मैम, ओके मैम। तो अब अपना क्या पेंडिंग रह गया, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कल करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने सीखना है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, और ये वाला एक जेई का क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरा फेवरेट है पर्सनली, लेकिन इसको मत करना ट्राई, क्योंकि अभी आपने नहीं किया, अभी मत करना ट्राई, नेक्स्ट क्लास में करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये मैंने करवानी है आप लोगों को, अगर तुम्हारा मन करे करने का तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों से होंगे नहीं, हो जाएंगे। जैसे देखो 2019 का, ठीक है, हालांकि इसमें कैटलिस्ट वाला आ गया है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कराने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आरएनएस इक्वेशन को पूरा कवर कर देंगे, कैटलिस्ट पढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर अपना कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अपन एक और लेक्चर भी इस पे स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट बता दो, आज मैंने बहुत सारी चीजें बता दी जहां तक मुझे पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में सारे अपन ने डेरिवेशन कर लिए, वो आपको आना चाहिए। और क्या किया हमने, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरा और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, जिसमें रिएक्शन तो होती है क्या, आपकी सेकेंड ऑर्डर दिखती है, लेकिन अगर आप कोई भी रिएक्टेंट को लार्ज अमाउंट में ले लोगे, एक्सेस में ले लोगे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कोई बात नहीं कोमल, बस हो ही गया मेरा बेटा, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, पीयूष मेरे को बता। मैम ये रिलेशन देता है के और टी के बीच में। इक्वेशन क्या है मैम के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। माइनस ई ए बाई आर टी। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, ए आरएनएस वेक्टर है, टी टेम्परेचर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, के रेट कांस्टेंट है, और इसका लोग की फॉर्म में भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। एलएन की फॉर्म में भी आना चाहिए, लोग की फॉर्म में भी आना चाहिए, क्लियर है क्या। रट के आना इस इक्वेशन को, वरना देखना क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और जब आपके दो रेट कांस्टेंट दे रखे हो और दो टेम्परेचर की बात कर रखी हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए,
बात ठीक है क्या? बोलो जी। Yes, ma'am. देखो नई नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम। ये चीजें तभी इम्प्रूव होंगी जब आप एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, मैंने क्या बताया है, उसके बाद झमाझम न्यूमेरिकल लगाओगे तो बनेगा। अभी मैं इसका असाइनमेंट तो आज नहीं दूंगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज मैंने कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नहीं कराई है। तो आपके जो बचे हुए असाइनमेंट्स है प्लीज उसको कंप्लीट कर लो। एंड अपनी अब नेक्स्ट क्लास बेटा मंडे को होगी, कल तो नहीं होगी। और आप अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करिए। हाँ, एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बताया है, ठीक है। तो अपनी क्लास अब होगी बेटा सैटरडे में होगी, बट वो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे रिवीजन क्लास होगी अपनी, ठीक है। तो अपन मिलेंगे मंडे को जब अपन ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ऐसा